आज हम उसी ध्वनि मतलब साउंड के भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। तो जब आसमान में बिजली कड़कती है ना, तो पहले हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और उसके कुछ सेकंड बाद ही बादलों की गरज सुनाई देती है। हाँ, ये तो सबने अनुभव किया है। और या फिर चूहे जब आपस में खेलते हैं तो वे ऐसी आवाजें निकालते हैं जो इंसानों को बिल्कुल सुनाई नहीं। ध्वनि महज कोई शोर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये विशुद्ध रूप से ऊर्जा का ही एक रूप है। और विज्ञान का मूलभूत नियम तो हम जानते ही हैं कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे जब कोई ताली बजाता है तो मांसपेशियों की यांत्रिक ऊर्जा ही उस ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है, जो फिर पूरे कमरे में फैलती है। एग्जैक्टली। ये यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ही पूरी प्रक्रिया की नींव है। मतलब बिना किसी ऊर्जा का उपयोग किए आवाज पैदा की ही नहीं जा सकती। और उत्पत्ति के लिए जो सबसे बुनियादी चीज चाहिए वो है कंपन, मतलब वाइब्रेशन। हाँ, बिना वाइब्रेशन के कुछ नहीं होता। इसे हम एक क्लासिक ट्यूनिंग फोक के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वो धातु वाला उपकरण ना? हाँ, वही जो यू आकार का होता है। जब उसे किसी रबर पैड पर मारा जाता है तो उसके सिरे एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर तेजी से हिलने लगते हैं। और स्रोत में भी इसका जिक्र है कि अगर हम उस कांपते हुए ट्यूनिंग फोक को पानी से भरे ग्लास की शांत सतह पर छुएं तो पानी में तुरंत हलचल होने लगती है। बिल्कुल। और लहरें उठने लगती हैं। पानी की वो लहरें उस अदृश्य कंपन का एक बहुत ही सुंदर दृश्य प्रमाण है। ये साफ दिखाता है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी आवाज बिना कंपन के पैदा नहीं हो सकती। सही कहा। चाहे वो इंसान के गले में मौजूद वोकल कॉर्ड्स का कंपन हो जब वो बोलते हैं, या किसी मधुमक्खी के पंखों की तेज फड़फड़ाहट हो, या फिर एक खींचे हुए गिटार के तार को छेड़ने पर होने वाला कंपन हो। हर आवाज के जन्म के पीछे किसी न किसी भौतिक वस्तु का तेजी से आगे पीछे हिलना जरूरी है। लेकिन उत्पत्ति के बाद जो सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है वो है इसका सफर। मतलब ध्वनि ऊर्जा उस स्रोत से निकलकर सुनने वाले तक पहुंचती कैसे है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा एक माध्यम की जरूरत होती है। मीडियम चाहिए उसे। हाँ, जैसे कोई ठोस वस्तु, तरल या फिर गैस, जैसे कि हमारे आसपास की हवा। बिल्कुल। ध्वनि कभी भी वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकती। मतलब अंतरिक्ष में जहाँ कोई वायुमंडल नहीं है वहाँ एक विशाल विस्फोट भी पूरी तरह से खामोश होगा, क्योंकि उस यांत्रिक ऊर्जा को आगे ले जाने के लिए कोई कण या पार्टिकल्स मौजूद ही नहीं है। एग्जैक्टली। पर ध्वनि के सफर को लेकर एक बहुत ही आम गलतफहमी भी होती है। लोगों को लगता है कि आवाज पैदा करने वाली जगह से हवा के कण उड़कर सीधे कानों तक जाते हैं, खुद लंबी दूरी की यात्रा नहीं करते। तो फिर वो कैसे आगे बढ़ती है? मैं समझाता हूँ। जब कोई वस्तु कांपती है तो वो अपने ठीक आसपास मौजूद माध्यम के कणों पर बल लगाती है। वे कण अपनी जगह से थोड़ा आगे खिसकते हैं और अपने से अगले कणों से टकराकर अपनी ऊर्जा उन्हें सौंप देते हैं। बिल्कुल। और फिर वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाते हैं। ये ऊर्जा के हस्तांतरण का एक बेहद कुशल तरीका है। मतलब ये एक तरह से डोमिनो प्रभाव या डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जहां ऊर्जा आगे बढ़ती है लेकिन डोमिनो अपनी जगह पर ही रहते हैं। बहुत सही उदाहरण दिया। इस प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए हमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के सिद्धांत को देखना होगा। ये क्या होता है? तो जब कोई कांपती हुई चीज, मान लीजिए एक स्पीकर का पर्दा, आगे की तरफ धक्का देता है तो वो अपने सामने की हवा को दबाता है, जिससे हवा के कण एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। हाँ, और वहां एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है जिसे कंप्रेशन कहते हैं। और इसके विपरीत जब वो पर्दा पीछे की तरफ आता है तो हवा के कणों को फैलने की जगह मिल जाती है। बिल्कुल, जिससे कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है और इसे रेयरफैक्शन कहते हैं। और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की यही श्रृंखला जब हवा में एक लहर के रूप में आगे बढ़ती है तो वही हमारी ध्वनि तरंग या साउंड वेव होती है। एग्जैक्टली। इसे विजुअलाइज करने के लिए स्लिंकी खिलौने का उदाहरण बहुत ही सटीक बैठता है। वो स्प्रिंग वाला खिलौना। हाँ, वही। जब हम स्लिंकी के एक सिरे को पकड़कर उसे आगे की तरफ धक्का देते हैं और फिर खींचते हैं तो उसके छल्ले उसी दिशा में आगे पीछे होते हैं जिस दिशा में ऊर्जा जा रही होती है। हाँ, कहीं छल्ले एकदम पास आ जाते हैं जो कंप्रेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहीं दूर दूर हो जाते हैं जो रेयरफैक्शन को दर्शाते हैं। यह स्लिंकी का उदाहरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। विज्ञान की भाषा में इन्हें लॉन्जिट्यूडनल वेव कहा जाता है। लॉन्जिट्यूडनल वेव मतलब इसमें माध्यम के कणों के कंपन की दिशा और तरंग की ऊर्जा के आगे बढ़ने की दिशा एक दूसरे के समानांतर या पैरेलल होती है। बिल्कुल।
और यह पानी में पत्थर मारने पर बनने वाली लहरों से मौलिक रूप से अलग है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। पानी की सतह पर उठने वाली लहरों में पानी के कण ऊपर और नीचे की तरफ हिलते हैं, जबकि लहर क्षैतिज रूप से आगे की तरफ बढ़ती है। मतलब कंपन तरंग की दिशा के लंबवत या परपेंडिकुलर होता है। इसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और प्रकाश की तरंगे भी इसी श्रेणी में आती हैं। लेकिन हवा या तरल में ध्वनि की तरंगे हमेशा अब इस यांत्रिक हलचल को समझने के बाद ध्वनि की उन खास विशेषताओं पर बात करना जरूरी हो जाता है जो हर आवाज को एक दूसरे से अलग बनाती हैं। हाँ, जैसे आवृत्ति, आयाम और गति। बिल्कुल। शुरुआत आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी से करते हैं। फ्रीक्वेंसी का सीधा सा अर्थ है कि एक सेकंड में कितने कंप्रेशन और रेयरफैक्शन किसी एक बिंदु से होकर गुजरते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी को नापने की जो इकाई है, हर्ट्स, इसके पीछे जर्मन भौतिक विज्ञानी हाइनरिख रुडोल्फ हर्ट्स का एक बहुत ही शानदार इतिहास है। हाँ, 19वीं सदी के अंत में उन्होंने जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को प्रायोगिक रूप से साबित किया था। एग्जैक्टली। हर्ट्स ने पहली बार ये प्रदर्शित किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे वास्तव में मौजूद हैं और वे प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं। और विज्ञान के क्षेत्र में उनके इसी अभूतपूर्व योगदान का सम्मान करते हुए प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को हर्ट्ज नाम दिया गया। और हमारा इंसानी मस्तिष्क इस भौतिक आवृत्ति को जिस रूप में समझता है उसे हम पिच कहते हैं। आवृत्ति और पिच का यह संबंध बहुत सीधा है। अगर कंपन बहुत तेज हो रहा है तो आवृत्ति ज्यादा होगी और आवाज की पिच भी ऊंची या तीखी होगी। उसकी पिच बहुत हाई होती है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ किसी भारी ढोल या कार के हॉर्न की आवृत्ति कम होती है, इसलिए उसकी पिच लो होती है और वो आवाज बहुत भारी महसूस होती है। तो पिच के बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है आयाम या एम्पलीट्यूड। ये तय करता है कि कोई आवाज कितनी लाउड होगी। इसे ऊर्जा के नजरिए से समझना बहुत आसान है। मान लीजिए कोई किसी मेज को धीरे से अपनी उंगलियों से पीटता है, तो उससे जो कंपन पैदा होता है उसमें यांत्रिक ऊर्जा बहुत कम होती है। हाँ, ऊर्जा कम होने के कारण लहर का आयाम छोटा होता है और एक धीमी आवाज पैदा होती है। लेकिन अगर उसी मेज पर पूरी ताकत से मुक्का मारा जाए तो सिस्टम में बहुत ज्यादा ऊर्जा डाली जा रही है। बिल्कुल। इससे लहर का आयाम यानी कणों का अपनी मूल जगह से विस्थापन काफी बढ़ जाता है और आवाज बहुत लाउड हो जाती है। और यह ऊर्जा का स्तर ही ये भी निर्धारित करता है कि आवाज कितनी दूर तक यात्रा कर पाएगी। सही कहा। एक लाउड आवाज में ज्यादा ऊर्जा होती है, इसलिए वो दूर तक जाती है, जबकि धीमी आवाज की ऊर्जा जल्दी ही आसपास के माध्यम में बिखर कर खत्म हो जाती है। अब अगर हम ध्वनि की गति की बात करें तो यहाँ भौतिक विज्ञान के कुछ बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आते हैं। हमने चर्चा की शुरुआत में बिजली और गरज वाले सवाल का जिक्र किया था। हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो ध्वनि की गति से अकल्पनीय रूप से ज्यादा तेज है। ध्वनि की गति को लेकर एक बहुत ही रोचक तथ्य ये भी है कि ये इस बात पर निर्भर करती है कि माध्यम के कण एक दूसरे से कितने करीब हैं। कई लोगों को ये जानकर हैरानी होती है कि ध्वनि सबसे तेज हवा या गैस में नहीं बल्कि ठोस पदार्थों में यात्रा करती है। हाँ, ठोस पदार्थों में। जैसे एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 6420 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है। इसका कारण ये है कि ठोस पदार्थों में परमाणु बहुत करीब करीब पैक होते हैं और उनके बीच के रासायनिक बंधन बहुत मजबूत होते हैं। तो जब भी परमाणु कंपन करता है तो वो तुरंत अपनी ऊर्जा अपने पड़ोसी को स्थानांतरित कर देता है। एग्जैक्टली। इसके विपरीत तरल पदार्थों में कण थोड़े दूर होते हैं, इसलिए वहां ऊर्जा का हस्तांतरण थोड़ा धीमा हो जाता है। जैसे समुद्री पानी में ध्वनि लगभग 1531 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। और गैसों में, जैसे कि हवा में, कण बहुत बिखरे हुए होते हैं, जिसके कारण ध्वनि की गति सबसे कम होती है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हवा में ध्वनि की गति सिर्फ 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। और यहाँ तापमान का भी एक बड़ा खेल है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे हवा का तापमान बढ़ता है, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। वे तेजी से हिलने लगते हैं और इस वजह से ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। ये आणविक स्तर का विज्ञान सच में चीजों को देखने का नजरिया बदल देता है। एकदम सही। अब इस चर्चा को एक और मजेदार दिशा में ले चलते हैं, ध्वनि का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। जैसे एक रबर की गेंद दीवार पर मारने से टकराकर वापस आ जाती है। या जिस तरह एक आईना प्रकाश को परावर्तित करता है, ठीक उसी तरह ध्वनि की तरंगे भी ठोस या तरल सतहों से टकराकर वापस लौटती हैं। और इसी परिवर्तन से पैदा होता है इको यानी गूंज।
पहाड़ों पर या किसी गहरी घाटी में जोर से चिल्लाने पर अपनी ही आवाज कुछ सेकंड बाद वापस सुनना एक ऐसा अनुभव है जो लगभग हर किसी ने किया होगा। हाँ, इको का अनुभव तो आम है, लेकिन ये हर दीवार या हर कमरे में क्यों नहीं सुनाई देता? इसके पीछे इंसान की न्यूरोलॉजी और भौतिकी का एक बहुत ही सटीक गणित है। इंसानी दिमाग की एक खासियत है कि हमारे कान जो भी आवाज सुनते हैं उसका असर दिमाग में लगभग 0.1 सेकंड तक बना रहता है, जिसे परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहा जाता है। बिल्कुल। इसलिए एक स्पष्ट और अलग इको सुनने के लिए ये भौतिक रूप से आवश्यक है कि मूल आवाज और किसी सतह से टकराकर वापस आने वाली परावर्तित आवाज के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल हो। तो अगर हम इसे गणितीय रूप से देखें, मान लीजिए हवा का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, जहां ध्वनि की गति लगभग 344 मीटर प्रति सेकंड होती है। हाँ, तो ध्वनि को 0.1 सेकंड में 34.4 मीटर की दूरी तय करनी होगी। ये जाने और वापस आने की कुल दूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि परावर्तक सतह जहां से आवाज को टकराकर लौटना है, वो कम से कम 17.2 मीटर दूर होनी ही चाहिए। एग्जैक्टली। अगर वो दीवार या पहाड़ 17.2 मीटर से ज्यादा करीब है तो परावर्तित आवाज 0.1 सेकंड से पहले ही कानों में वापस आ जाएगी। और हमारा दिमाग उन दोनों आवाजों को अलग अलग नहीं कर पाएगा, वे आपस में मिल जाएंगी। बिल्कुल। और जब ये दूरी कम होती है और आवाजें आपस में मिल जाती हैं तो उसे इको नहीं बल्कि रिवर्बरेशन कहा जाता है। हाँ, कई बार किसी बड़े खाली हॉल या ऑडिटोरियम में एक ही आवाज दीवारों, छत और फर्श से कई बार टकराकर गूंजती रहती है और धीरे धीरे खत्म होती है। ये अत्यधिक रिवर्बरेशन संगीत कार्यक्रमों या भाषणों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है, क्योंकि ये आवाज को पूरी तरह से अस्पष्ट कर देता है। इसी रिवर्बरेशन को नियंत्रित करने के लिए अकॉस्टिक इंजीनियरिंग का सहारा लिया जाता है। दुनिया के बेहतरीन कॉन्सर्ट हॉलों की छतों और दीवारों पर विशेष ध्वनि शोषक सामग्रियां लगाई जाती हैं, जैसे कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड या विशेष प्रकार का खुरदरा प्लास्टर। यहाँ तक कि बैठने वाली कुर्सियों का मटेरियल भी बहुत सोच समझ कर चुना जाता है ताकि वे फालतू गूंज को सोख सके और श्रोताओं तक केवल स्पष्ट आवाज पहुंचे। और ध्वनि के परावर्तन को सिर्फ खत्म ही नहीं किया जाता, बल्कि कई जगहों पर इसका बहुत ही चालाकी से उपयोग भी किया जाता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत का उपयोग करके हम आवाज को एक विशेष दिशा में भेज सकते हैं, जैसे मेगाफोन या लाउडस्पीकर के हॉर्न। हाँ, और यहाँ तक कि शहनाई और तुरई जैसे वाद्य यंत्रों का डिजाइन भी आगे से चौड़ा और पीछे से पतला होता है। ये ट्यूब ध्वनि तरंगों को बाहर की तरफ फैलने से रोकता है और उन्हें अंदर ही अंदर परावर्तित करते हुए एक सीध में श्रोताओं की तरफ धकेलता है। और चिकित्सा के क्षेत्र में मल्टीपल रिफ्लेक्शन का सबसे बेहतरीन उदाहरण डॉक्टर का स्टेथोस्कोप है। बिल्कुल। जब डॉक्टर किसी की छाती पर स्टेथोस्कोप रखता है तो दिल की धड़कन की वो बेहद धीमी आवाज उस रबर की नली के अंदर प्रवेश करती है और नली के अंदर की सतह से बार बार टकराते हुए बिना अपनी ऊर्जा खोए वो आवाज सीधे डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। इसके अलावा कॉन्सर्ट हॉल की छतें घुमावदार बनाने के पीछे भी यही विज्ञान है। घुमावदार सतह एक परावर्तक के रूप में काम करती है। हाँ, जो मंच से आने वाली आवाज को हॉल के हर कोने में, यहाँ तक कि सबसे पीछे बैठे व्यक्ति तक भी एक समान रूप से पहुंचाती है। मतलब अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़े तो इंसान ने ध्वनि के विज्ञान को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालने में महारत हासिल कर ली है। बिल्कुल कर ली है। लेकिन इस पूरे विषय में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा वो है जहां ध्वनि हमारी पहुंच से ही बाहर हो जाती है। आप सुनने की सीमा और अल्ट्रासाउंड के चमत्कारों की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली। ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसानी कान एक बहुत ही सीमित रेंज की आवाजें ही पकड़ सकते हैं। एक औसत इंसान केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों वाली आवाजें ही सुन सकता है। और ये सीमा हमें प्रकृति के एक बहुत बड़े हिस्से से पूरी तरह बेखबर रखती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की जो दुनिया है उसे इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक तरंगे कहते हैं। हाँ, ये इतनी धीमी आवृत्ति की लहरें हैं कि इंसान इन्हें कभी नहीं सुन सकता, लेकिन जानवरों की दुनिया में ये संचार का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है। जैसे गैंडे
5 हर्ट्ज की इतनी कम आवृत्ति वाली इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल करके आपस में बातचीत करते हैं। और ये कम आवृत्ति वाली आवाजें बिना ऊर्जा खोए बहुत लंबी दूरी तय कर सकती हैं। इसलिए व्हेल मछलियां और हाथी भी मीलों दूर से अपने साथियों से संपर्क करने के लिए इंफ्रासाउंड का ही इस्तेमाल करते हैं। इंफ्रासाउंड का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू भूविज्ञान से भी जुड़ा है। भूकंप वाला ना? हाँ, विनाशकारी भूकंप आने से ठीक पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से बहुत कम आवृत्ति वाली इंफ्रासाउंड लहरें पैदा होती हैं। और ये लहरें मुख्य भूकंपीय झटकों से ज्यादा तेज यात्रा करती हैं। इंसान इन कम आवृत्ति वाली लहरों को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन कई जानवरों के कान इनके प्रति संवेदनशील होते हैं। वे इन लहरों को सुनकर पहले ही सतर्क हो जाते हैं और अजीब व्यवहार करने लगते हैं, जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। सही कहा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्तियों की दुनिया में जाएं, तो उसे अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं। इंसानों के लिए तो ये एकदम सन्नाटा है, लेकिन चमगादड़, डॉल्फिन और हाँ, शुरुआत में बताए गए चूहे, ये सब इसी अल्ट्रासाउंड के दुनिया में जीते हैं। चमगादड़ तो अल्ट्रासोनिक चीखें निकालकर और उनके परावर्तन को सुनकर ही घने अंधेरे में अपने शिकार का पता लगाते हैं। और विकासवाद की दौड़ में कुछ विशेष प्रकार के पतंगों ने भी ऐसे कान विकसित कर लिए हैं जो चमगादड़ की इस अल्ट्रासोनिक रडार को सुन सकते हैं, जिससे वे हवा में अपनी दिशा बदलकर शिकार होने से बच निकलते हैं। जानवरों की इस प्राकृतिक क्षमता से प्रेरित होकर आधुनिक विज्ञान और उद्योगों ने अल्ट्रासाउंड को एक बेहद शक्तिशाली उपकरण में बदल दिया है। बिल्कुल। अल्ट्रासाउंड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी उच्च आवृत्ति के कारण ये लहरों की तरह फैलने के बजाय एक संकरी और सीधी बीम के रूप में यात्रा कर सकती है। उद्योगों में जटिल मशीनों के उन पुर्जों या सर्पिल ट्यूबों की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जहां ब्रश या हाथ नहीं पहुंच सकते। हाँ, उन पुर्जों को एक विशेष तरल में डालकर उसमें अल्ट्रासोनिक लहरें छोड़ी जाती हैं। इन उच्च आवृत्ति वाली लहरों के कारण तरल में बहुत दबाव वाले सूक्ष्म बुलबुले बनते हैं और फूटते हैं। और इस प्रक्रिया को कैविटेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया पुर्जों पर चिपकी धूल और ग्रीस को पूरी तरह से उखाड़ फेंकती है। और धातुओं के भारी भरकम ब्लॉकों में उन दरारों का पता लगाना भी इसी से संभव होता है, जो बाहर से दिखाई नहीं देती। जैसे बड़े पुलों या एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होने वाले धातु के ब्लॉक अंदर से खोखले या दरार वाले हो सकते हैं। अगर सामान्य आवाज का इस्तेमाल किया जाए तो वो अपनी लंबी वेवलेंथ के कारण दरार के कोनों से मुड़कर आगे निकल जाएगी। लेकिन अल्ट्रासाउंड लहरों को जब धातु के एक तरफ से भेजा जाता है तो उनकी छोटी वेवलेंथ के कारण जहां कहीं भी दरार होती है वहां से लहरें टकराकर तुरंत वापस आ जाती हैं, जिसे डिटेक्टर पकड़ लेता है और धातु की खामी सामने आ जाती है। इंजीनियरिंग के अलावा चिकित्सा विज्ञान में तो अल्ट्रासाउंड ने सचमुच क्रांति ला दी है। हमारे दिल के वाल्व और धड़कन की सटीक इमेजिंग करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी का इस्तेमाल होता है, जो पूरी तरह से अल्ट्रासोनिक परावर्तन पर ही आधारित है। और अल्ट्रासोनोग्राफी तकनीक शरीर के अंदरूनी अंगों जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर या किडनी की तस्वीरें लेने में मदद करती है, जिससे बिना किसी चीर फाड़ के पथरी या ट्यूमर का पता लगाया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास की निगरानी के लिए एक्सरे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि वे हानिकारक होते हैं। वहां अल्ट्रासाउंड ही सबसे सुरक्षित माध्यम बनता है, और सिर्फ तस्वीरें लेने तक ही नहीं बल्कि बीमारियों के इलाज में भी इसका जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। लिथोट्रिप्सी की बात कर रही है ना? बिल्कुल। किडनी में बनने वाली पथरी को बिना सर्जरी के निकालने की प्रक्रिया। इसमें उच्च ऊर्जा वाली केंद्रित अल्ट्रासाउंड लहरों को शरीर के बाहर से पथरी पर निशाना बनाकर भेजा जाता है। ये यांत्रिक लहरें शरीर के नर्म ऊतकों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना सीधे उस ठोस पथरी से टकराती हैं और उसे तोड़कर बारीक कणों में बदल देती हैं, जो बाद में मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। एक ऐसी लहर जिसे हम सुन भी नहीं सकते, वो हमारे शरीर के अंदर सर्जरी कर रही है। ये किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है। इस पूरी चर्चा को अगर हम एक नज़र में देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ध्वनि केवल हमारे संचार का माध्यम नहीं है। ये ब्रह्मांड में ऊर्जा के प्रवाह का एक बहुत ही मौलिक तरीका है।